अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। पाकिस्तानी टीम के बारे में मशहूर है कि वो अपने परस्तारों को जितनी तेजी से मायूस कर देती है उतनी ही तेजी से उन्हें खुश करने का फन भी जानती है। और इस T20 वर्ल्ड कप में इसकी कारकर्दगी कुछ इस तरह की रही है कि पहले शायकीन जितना मायूस हो सकते थे वो हो गए, लेकिन अब हर कोई टीम के फाइनल में पहुंचने पर खुश है, खासा खुश है, पुरजोश है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को पहले सेमीफाइनल में 7 विकेट से शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सिडनी में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए कीवी टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 152 रन स्कोर किए। हदफ के ताकुब में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने जारहाना खेल पेश करते हुए 105 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप कायम की, जिसने फतह की बुनियाद रखी। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान बाबर आजम ने 42 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 53 रन की इनिंग्स खेली, जबकि मोहम्मद रिजवान ने 57 रन स्कोर किए। नौजवान बैटर मोहम्मद हारिस 30 रन बनाकर नुमाया रहे। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी को खासी तनकीद का निशाना बनाया गया, खासकर कप्तान बाबर आजम को। बाबर आजम वैसे तो गुज़श्ता कई बरसों से पाकिस्तान की जीत में बुनियादी किरदार अदा करते रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़े आउट ऑफ फॉर्म हुए, उन पर ना रुकने वाली तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया, जिसे पूरी दुनिया में हैरानी से देखा गया और सुना गया। लेकिन आज बाबर आजम ने अपनी परफॉर्मेंस से तमाम नाकिदीन के मुंह बंद कर दिए हैं। बाबर आजम ने आज के मैच में पाकिस्तान की जीत की बुनियाद रखी और 42 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 53 रन की इनिंग्स खेली। आज वही नाकिब जो बाबर आजम को टेस्ट प्लेयर और आउट ऑफ फॉर्म करार देकर करने की बात कर रहे थे, आज की जीत के बाद उनकी तारीफों के पुल बांधते दिखाई दे रहा है। बाबर आजम पर उन साबिक क्रिकेटर्स ने भी सख्त तनकीद की जो अपने क्रिकेटिंग करियर में इंतहाई मुतनाज़ रहे हैं। उनके अपने करियर के दौरान हर वक्त टीम मैनेजमेंट और पीसीबी के झगड़े और इल्जामात मीडिया की जीनत बनते रहे हैं। मोहम्मद आमिर का बाबर आजम और पाकिस्तान की टीम के बारे में क्या कहना था, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। ये अंडा तो टूटा और पॉइंट्स टेबल पे तो आए। अभी भी मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, जब पाकिस्तान टीम अभी हार रही थी तो उन्होंने कोई सामने नहीं आया कि ये टीम मैंने सेलेक्ट की। प्लीज, अगर पाकिस्तान जीत भी जाता है ना, प्लीज डोंट कम कि ये टीम बिल्कुल सही सेलेक्ट की थी हमने। अगर ये टीम सेमीफाइनल जीतती भी है या फाइनल भी जीती तो बाहर ना निकलेगा, बाहर बहुत ठंड है। तो वाई नॉट, ये जो 2 ओपनर हैं आपके, उनमें से एक बंदे ने क्यों नहीं नंबर सेक्रीफाई किया? आप फखर को लाइसेंस देते, 20 ओवर हैं, 90 रन चेज करना है, फखर जैसा बंदा है उसको आप नंबर 3 पे भेज रहे हैं और ओपनर्स अपना नंबर नहीं चेंज कर रहे। ये मुझे आज समझ नहीं आई अप्रोच। हमारे क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स की तनकीद अपनी जगह पर, लेकिन आज इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान कपिल देव के वो अल्फाज भी मेरे पर्दा फिक्र से टकरा रहे हैं कि जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम से पाकिस्तान जब हारी तो उन्हें खासा गुस्सा भी आया कि ये क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स इस क्रिकेट टीम के ऊपर इतनी तनकीद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक गेम ऑफ क्रिकेट है और इसको क्रिकेट के तौर पर देखना चाहिए। साबिक क्रिकेटर यूनुस खान भी बाबर आजम पर सख्त तनकीद करते रहे, लेकिन आज की परफॉर्मेंस के बाद शायद उनके ख्यालात में भी तब्दीली आ गई होगी। आज बाबर आजम ने बिलाशुबा एक तारीखी इनिंग्स खेलकर अपनी कप्तानी का हक अदा कर दिया है। उनकी फॉर्म भी वापस आ चुकी है। बाबर आजम की वापसी पर आज दुनिया क्रिकेट के मायानाज बैट्समैन सचिन तेंदुलकर का वो मकूला दोहराने का दिल चाह रहा है कि फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट। आज बाबर आजम ने भी साबित किया है कि फॉर्म आनी जानी चीज है, लेकिन हमेशा एक क्लास का खेल बरकरार रखना चाहिए। आज पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में शानदार खेल का मुजाहिरा करके फाइनल तक रसाई हासिल कर चुकी है। उनकी जीत पर पूरी कौम के साथ अहम सियासी और समाजी रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी है। कौमी टीम के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल जीतने पर सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ, साबिक वजीर आजम इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं ने मुबारकबाद दी है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी टीम को जीत की मुबारकबाद दी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी ने बेहतरीन खेल पेश किया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी कौमी टीम को सेमीफाइनल में शानदार फतह पर मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत पाक फौज के दीगर सरबराहान ने भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने पर टीम को मुबारकबाद दी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने भी कौमी क्रिकेट टीम को जीत पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने भी कौमी टीम की जीत पर खुशी का इजहार किया। कहते हैं कि उजलत में ना तो कोई फैसले लेने चाहिए और ना ही कोई राय बांधनी चाहिए, वरना मुंह से निकले कॉल पलट कर वार कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट ने भी यहां पलटकर भरपूर वार किया है। वो 2 माह से जायद वक्त हो चुका है कि ये टीम हर सम से तंजो तनकीद के निश्तर झेल रही थी। अगरचे इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में शिकस्त मायूस कुन थी, मगर ट्राई सीरीज में मुर्जाती फतह भी इस तनकीद के सैलाब को थाम नहीं पाई जो इंग्लैंड सीरीज से बहना शुरू हुआ था। वर्ल्ड कप के पहले मैच में जहां तनकीद गलत सिलेक्शन पर होनी चाहिए थी, वहां भी तोपों का रुख ओपनर्स की खुद गर्जी की तरफ रहा। पर्थ में जहां मुश्किल पिच पर जिम्बाब्वियन पेस की दुरुस्ती काबिल तदीद थी, वहां दरअसल नाकामी पाकिस्तानी बॉलिंग की थी, जिसने पावर प्ले में मोमेंटम जिम्बाब्वे को दे दिया। मगर कसूरवार यहां भी बाबर और रिजवान ही ठहराए गए।
ग्रुप स्टेज के आखिरी तीनों मैचेस में पाकिस्तान ने बेहतरीन क्रिकेट खेली और बिलाशुबा कि इस पेशरफ्त में किस्मत ने भी पाकिस्तान की यावरी की है, मगर जिस ऐन दुरुस्त लम्हे पर इस टीम ने यह मोमेंटम हासिल किया है, अब यह तकरीबन नाकाबिले तस्खीर हो चुकी है। और पाकिस्तानी शायकीन भी इस T20 वर्ल्ड कप के दरमियान पाकिस्तान टीम के साथ होने वाले वाकयात को मुअज्जात और 1992 वर्ल्ड कप से तशबीह दे रहे हैं। हकायक भी कुछ ऐसे ही हैं कि चाहे कुछ भी कहे, इस वर्ल्ड कप और 1992 के वर्ल्ड कप में बहुत सी ममासलत है। पाकिस्तान टीम की 92 वर्ल्ड कप की कारकर्दगी के बाद अगर हम इस T20 वर्ल्ड कप में कारकर्दगी को देखें तो यह सफर 30 साल पहले वाला ही दिखाई देता है। इस T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तानी टीम का सफर मेलबर्न से शिकस्त से शुरू हुआ। 30 साल पहले टीम वेस्ट इंडीज थी, इस मरतबा इसे इंडिया से नाकामी से 2-4 किया गया। इस आलमी कप के आखिरी 3 लीग मैचेस में पाकिस्तानी टीम ने कामयाबियां हासिल की थी। इसी तरह इस T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और जिम्बाब्वे से हारने के बाद पाकिस्तानी टीम ने हॉलैंड, जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ लगातार 3 मैचेस जीते। 92 के आलमी कप में पाकिस्तानी टीम को आखिरी वक्त तक सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंतजार करना पड़ा था, जिसे ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत ने मुमकिन बना दिया था। इस मरतबा ग्रुप मैचेस के आखिरी हॉलैंड की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ड्रामाई जीत ने पाकिस्तानी टीम को सेमीफाइनल तक रसाई दी है। पाकिस्तानी टीम सिडनी में खेले जाने वाले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से मुकाबला करके जीत चुकी है। 92 के आलमी कप में भी उसने अपना सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता था। 92 के आलमी कप में इसका सफर मेलबर्न में शिकस्त से शुरू होकर मेलबर्न में ही फातिहाना अंदाज में खत्म हुआ था। इस मरतबा भी इसने पहला मैच मेलबर्न में हारा है और अब पाकिस्तानी शायकीन यही दुआ कर रहे हैं कि टीम का यह सफर मेलबर्न में जीत के साथ इख्तिताम पजीर हो। इस वक्त टीम को क्या हम विनिंग कॉम्बिनेशन हासिल कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ साबिक टेस्ट कप्तान सलमान भट्ट साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फाइनली बाबर आजम का बल्ला भी रन उगलने लगा है, शाहीन ने भी रिदम पकड़ लिया है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान को बिलाखिर विनिंग कॉम्बिनेशन मिल गया? खैर मुबारक जी, और आपको भी और आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से तमाम पाकिस्तानियों को, दुनिया में जिधर जिधर भी हैं सबको बहुत मुबारक हो। देखो, इंडीड एक आउटस्टैंडिंग विक्ट्री है और पाकिस्तान की टीम जो है वो राइट टाइम पे पीक कर रही है। जैसे आपने कहा कि बाबर भी रन कर रहे हैं, शाहीन का रिदम भी वापस आ रहा है, रिजवान ने भी आज 50 की। फील्डिंग में भी आपको पाकिस्तान के जो फील्डर्स हैं वो बड़े तेज नजर आ रहे हैं। रन आउट भी आज उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट किया। तो बहुत कुछ अच्छा पाकिस्तान ने आज के दिन में अचीव किया और एक कन्विंसिंग विक्ट्री जो कह लीजिए कि एक बड़े आराम से इजी विक्ट्री पाकिस्तान को मिली है। उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इस टेम्पो को कैरी करेगा फाइनल के अंदर। बट साहब, जिम्बाब्वे से हारने के बाद इसी क्रिकेट टीम पर, इसी कॉम्बिनेशन पर खासी तनकीद हो रही थी। मतलब आप ये समझते हैं कि हम क्रिकेट को लेकर कुछ जज्बाती हो जाते हैं, या फिर ये गेम ऑफ क्रिकेट है और इसमें जो हम जिम्बाब्वे से हारने के बाद हमने अपने आप को इंप्रूव किया है या उन शॉर्ट कमिंग्स को ओवरकम किया है, रेक्टिफाई किया है? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ हुआ नहीं। देखिए, आपने पहले दोनों मैचेस में आपने गलत टीम सिलेक्ट की थी। आपके जो तीनों मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं जिनको आप बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म के बावजूद आपने कैरी किया 2 साल, जिसमें आसिफ थे, हैदर थे, वो तीनों बेंच का हिस्सा बने। उसके बाद आपका कॉम्बिनेशन ठीक हुआ है। आप 3 फास्ट बॉलर से पहला मैच खेल रहे थे और हमने तब भी अपने प्रोग्राम में और बहुत सारी जगहों पे कहा था कि 4 फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया में खिलाने चाहिए। जब से आपने वसीम जूनियर को टीम में डाला, आपकी बॉलिंग की आउटपुट बदल गई है। तो आपकी टीम में बड़े की चेंजेस हुए हैं। उसके बाद आपका कॉम्बिनेशन सेट हुआ है। जिस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान टीम पहले 2 मैचेस में गई थी, वो कॉम्बिनेशन ही गलत था। तो भट्ट साहब, आज तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में हम खेल रहे थे, वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो हमारे बैटर्स को भी और बॉलर्स को भी खासी सूट कर रही थी। ऐसे ही लग रहा था मोर और लेस कि हम दुबई में खेल रहे हैं। लेकिन अब फाइनल मार्क का MCG में होना है और MCG के अंदर ऑल टुगेदर डिफरेंट कंडीशंस होंगी। हाउ डू यू सी दैट? जी बिल्कुल, सिडनी जो है इट इज वन ऑफ द प्लेसेस इन ऑस्ट्रेलिया जो बड़ा करीब तरीन है एशियन कंडीशंस के, और उसका भरपूर फायदा पाकिस्तान टीम ने उठाया। लेकिन MCG का जो पिच अगर आप देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में था, तो वो 4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, पिच अंडर कवर था, उसमें मूवमेंट भी थी, बाउंस भी था। लेकिन अब अगर वहां पे वेदर अच्छा हो चुका है, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हो गया होगा, तो पिच थोड़ी सी बेहतर होगी। उस दिन जितनी मूवमेंट या उतना चैलेंज बैटर के लिए नहीं होगा जितना वो फर्स्ट गेम पाकिस्तान इंडिया वाली गेम में था। तो मुझे उम्मीद है कि वहां पर इससे बेहतर कंडीशन होगी। बहरहाल, आप अगर वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो आपने हर किस्म की कंडीशन को जो है वो काउंटर करना है और उसके ऊपर एक चैंपियन बन के उभरना है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पाकिस्तान की टीम अच्छा खेलेगी वहां पे। देखिए, वर्ल्ड चैंपियन बनने की राह में एक और कांटा भी है, हमें फाइनल खेलना है। फाइनल में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है इंग्लैंड और इंडिया के माबैन। हु इज गोइंग टू क्वालिफाई?
देखिए एक अच्छा मैच है, लेकिन जिस जगह मैच है वो भी जगह आप कह लीजिए कि एशियन टीम्स को ज्यादा वो फेवर करती है। एडिलेड जो है वहां पर शुरू से पिच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के कम बाउंसी और कम पेस वाले पिचेस में से है, लेकिन इंग्लैंड की टीम भी बहुत एक्सप्लोसिव है, कांटेदार मुकाबला एक्सपेक्टेड है। बट आई थिंक कि उस कंडीशन के अंदर इंडिया जो है वो एक मजबूत हरीफ साबित हो सकता है इंग्लैंड के लिए। ऑल्दो कि इंग्लैंड बड़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन एक बराबर का मुकाबला है, दोनों टीमों में कमी किसी में नहीं है एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन मेरी ख्वाहिश तो यह है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल जीते तो इंडिया से जीते। देखिए, जैसे आज सिडनी पाकिस्तान को सूट कर रहा था, वैसे ही एडिलेड ओवल के बारे में ये है कि वो इंडियंस को काफी सूट करेगा। तो और फिर इंग्लैंड के एक मेन प्लेयर भी नहीं खेल रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया के लिए फेवरेबल कंडीशंस होंगी, और बावजूद इसके कि बहुत मजबूत टीम है इंग्लैंड, इंडिया जो है वो फेवरेट टीम होगी कल के मैच में? देखिए, अगर हम कंडीशंस की बात करें तो वो इंडिया को ज्यादा सूट करेंगी एडिलेड की कंडीशंस, क्योंकि वहां पे ज्यादा पेस और बाउंस नहीं है, साइड वाली बाउंड्रीज भी छोटी हैं, तो ये कंडीशंस तो इंडिया को ज्यादा सूट करती हैं। बहरहाल इंग्लैंड एक मजबूत हरीफ है, इंग्लैंड के बहुत सारे प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेलते हैं और इन तमाम ग्राउंड का तजुर्बा रखते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं फाइनल में, अगर इंडिया के साथ हमारा मुकाबला आता है तो इंडिया को एक मॉरली तो खासा वो पूरे एतमाद महसूस कर रहे होंगे कि एमसीजी में उन्होंने पहले हमें हराया है सुपर 12 के राउंड के अंदर। तो आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान को एज होगा इंडिया के ऊपर, या इंडिया ज्यादा कॉन्फिडेंट होके हमारे सामने आएगी? हमें कौन सूट करता है, इंग्लैंड सूट करता है कंपैरेबली या इंडिया सूट करता है फाइनल में? देखो जी, जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है और जिस तरह हालात पाकिस्तान के फेवर में जा रहे हैं, जो छोटी छोटी चीजें अगर आप उनको नोटिस करें, अंपायर्स के डिसीजन से लेकर आपकी जो दूसरी टीमें खेल रही हैं उनके रिजल्ट्स, और उसके बाद जिस तरह की बॉलिंग हमारी हो रही है, तो कोई भी आ जाए सामने, मुझे नहीं लगता इस टाइम पाकिस्तान टीम को फर्क पड़ेगा। प्रेशर हमारी ऑपोजिशन पे ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने जो है ना वो एक राइट टाइम पे पीक किया और मोमेंटम पाकिस्तान की टीम के साथ है। अच्छा, लास्टली टुवर्ड्स द एंड खासा तनकीद का सामना था बाबर आजम को उनकी कैप्टेंसी को लेकर, फिर उनका बल्ला भी रन्स नहीं गुल रहा था, वो कोई बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। आज के बाद और गुज़श्ता 2 मैचेस जिस तरह से खेले हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम बाबर? और आपको लगता है कि इसी मोमेंटम को, इसी रिदम को कैरी करना चाहिए? और फिर जो क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिक्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, और बाबर के लिए क्या मैसेज है कि जब फाइनल में उतरे तो क्या सोच लेके उतरना चाहिए? एक मैसेज बड़ा सिंपल है, क्रिटिसिज्म हमेशा होता है। जो लोग टेलीविजन पे बैठे हैं या जो तजिया कर रहे हैं, वो हमेशा आपकी बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर आपको क्रिटिसाइज करेंगे और अच्छी के ऊपर आपको प्रेज करेंगे। इसको इतना दिल से नहीं लगाना चाहिए। एज ए प्लेयर हम सब ने क्रिकेट खेली है और इन सब चीजों को फेस किया है। असल बात यह कि अब हमारी टीम अच्छी क्रिकेट खेल रही है, हम मोमेंटम हमारे साथ है, बाबर आजम की फॉर्म वापस आ गई है, शाहीन का रिदम बेहतर हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है पाकिस्तान टीम के लिए। पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स का फोकस इन चीजों की तरफ होना चाहिए, ना कि कोई प्लेयर या कोई एक्स क्रिकेटर या कोई भी जो है वो तबसरा करने वाला वो क्या कहता है, वो एक आउटसाइड इशू है और वो ऐसे ही चलती हैं चीजें। मेजर चीज ये है कि जो उनके हाथ में कि अच्छी गेम खेलना, उनका फोकस उस पर होना चाहिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। अच्छा, लास्टली, क्योंकि बाबर को ओपन करने में भी लोग खासी तनकीद कर रहे थे कि ओपनिंग नहीं करनी चाहिए, बाबर को डाउन दी ऑर्डर आना चाहिए, 1 डाउन खेलना चाहिए, लेकिन बाबर बड़ा कंसिस्टेंटली ओपन करते रहे डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म। यही कैरी करना चाहिए फाइनल में भी? देखिए, मैं 2 साल से कह रहा हूँ कि ये चेंज नहीं होने लगा। बाबर को पता है कि नीचे उनकी गेम नहीं है, और अफसोस की बात है कि जितना तबसरा इस पे हो रहा है इनकी बैटिंग की चेज पे, 99% तबसरा ये जो इस बात के में कर रहे हैं ना, वो बॉलर्स हैं। वो टॉप क्लास बैट्समैन आप बात करता नजर नहीं आएगा, क्योंकि बैट्समैनों को पता है कि ये जो 2 प्लेयर की गेम है, ये ऊपर ही है, नीचे के लिए सुटेबल नहीं है। तो आई डोंट नो क्यों लोग इस बात के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि ये 8 सेंचुरी पार्टनरशिप दे चुके हैं। दुनिया में किसी ने इतनी ज्यादा नहीं की, इस मैच से ज्यादा किसी की T20 की ओपनिंग में परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम सलमान बट हमारे साथ मौजूद थे, जहां नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम फाइनल में अच्छा परफॉर्म करेगी। वही दुआ भी करनी चाहिए कि T20 इंटरनेशनल का फातिहाना इख्तिताम भी हो। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुल्की सियासत में इस वक्त लंदन से लेकर रावलपिंडी से लंदन तक इस वक्त क्या बातचीत हो रही है, किस बात का इंतजार किया जा रहा है, इस ब्रेक के बाद बात करेंगे इस पर। वेलकम बैक। पाकिस्तान इस वक्त खौफनाक सियासी, समाजी और माशी तनाज़ात का शिकार है। इमरान खान लॉन्ग मार्च को शॉर्ट करते हुए अपने रहनुमाओं और कारकुनान के साथ रावलपिंडी शहर में वफाकी दारुल हुकूमत का मुहासरा किए हुए हैं।
तमाम राब्ते सड़कों पर उनके रहनुमाओं की ज़ेरे क़ियादत कारकुनान धरना दे रहे हैं। राब्ता सड़कें बंद हैं। सितंबर के बारे में कहा जाता था, लेकिन नवंबर इससे भी ज़्यादा कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा, शायद इसका अंदाज़ा नहीं था। पूरे मुल्क की सियासत सिर्फ और सिर्फ एक तैनाती के गिर्द घूम रही है और इस तैनाती का अमल अभी सिरे से शुरू ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से कयासराइयों, अफवाहों ने मुल्क की हालात को मजीद संगीन बनाया हुआ है। इस आम तैनाती के लिए चारों तरफ से सलाह मशवरे जारी हैं। सियासी शतरंज के तमाम खिलाड़ी अपना अपना गेम प्लान हर गुजरते दिन के साथ तब्दील कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मिस्र के शहर शर्म शेख में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP27 में शिरकत के बाद निजी परवाज के जरिए निजी दौरे पर लंदन रवाना हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से अहम उमूर पर मुशावरत करेंगे, जिसमें पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और अहम तैनाती के बारे में हतमी मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ की वतन वापसी के बाद ही जो अहम तैनाती है उसका प्रोसेस भी शुरू होने का इम्कान है। दूसरी जानिब जो अस्करी इदारा है उसकी जानिब से भी अभी तक नए आर्मी चीफ के मुजव्वज़ा नामों की समरी ज़राए के मुताबिक महकमा दिफा को नहीं भिजवाई गई है और ये समरी महकमा दिफा को भिजवाई जाएगी, जिसके बाद सेक्रेटरी दिफा इस समरी को वज़ीर दिफा ऑफिस भेजेंगे। वज़ीर दिफा इन नामों की समरी को वज़ीर आज़म ऑफिस भेजेंगे, जहाँ इन नामों में से या तो एक नाम की सिलेक्शन होगी या फिर नए नाम तजवीज़ करने के लिए कहा जाएगा। उधर अस्करी हलकों में भी लाजमन चेयर ऑफ कमांड की मुंतकली के लिए मुशावरत हो रही होगी। गुज़श्ता रोज़ पाक फौज की 253वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका एलामिया आना बाकी है, लेकिन यकीनन इस कॉन्फ्रेंस में भी मुल्की सियासी हालात पर तो बातचीत हुई होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान भी इस बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि वो जानबूझकर लॉन्ग मार्च को शॉर्ट मार्च में तब्दील करके एक खास वक्त में अपने कारकुनान के हमरा इस्लामाबाद में दाखिल होकर हुकूमत पर दबाव बढ़ाएंगे और इस बात की तस्दीक खुद उनके एक अहम इत्तेहादी शेख रशीद भी कर चुके हैं। उन्होंने लंदन मुलाकात को भी अहम करार दिया है। समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर जारी किए गए सिलसिलावार बयान में शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान की रावलपिंडी आने की ताखीर अहम हिकमत अमली का हिस्सा है। रावलपिंडी और लंदन में होने वाली मीटिंग अहम फैसलों का फाइनल राउंड है। उनका मजीद कह रहा था कि इलेक्शन से लेकर सिलेक्शन तक सारे अहम फैसले इसी महीने रावलपिंडी में होंगे। चेयरमैन चाहते हैं कि या तो न्यूट्रलिटी छोड़कर सिर्फ उनका साथ दें या फिर उनकी तैनाती वो खुद करें, इसीलिए वो आवाम को लेकर सड़कों पर हैं। कल इमरान खान ने TRT वर्ल्ड को इंटरव्यू देते हुए कहा कि नया आर्मी चीफ कौन होगा इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो चाहते हैं कि मेरिट पर ऐसी तैनाती हो। मेज़बान ने जब उनसे सवाल किया कि आपके नज़दीक न्यूट्रल कौन है, जो आपका साथ दे या कोई और, जिसका जवाब इमरान खान गोल कर गए। साफ़ी ने क्या सवाल किया, इमरान खान ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। इमरान खान की सियासत का हर दिन इस बात की गवाही दे रहा है कि वो हमेशा से चाहते थे कि उनके पसे पर्दा जोरों शोर से सपोर्ट की जाए। वो आज न्यूट्रल एम्पायर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन चंद रोज पहले तक ही वो न्यूट्रल्स को जानवर साबित करने की कोशिशों में थे। वो चीख कर हक और सच का साथ देने की बातें करते थे और उनके नजदीक वही हक पर हैं, वो जो कह रहे हैं वही सच है। बनने की अल्लाह ने हमें इजाजत नहीं दी, हम अच्छाई का साथ दें, राय हक पे चले, इंसाफ के लिए खड़े हों, लेकिन अल्लाह ने हमें ये इजाजत नहीं दी कि मैं कहूं ना मैं तीतर हूं ना मैं बटेर हूं, मैं तो न्यूट्रल हूं। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने मुतालिबात तस्लीम ना किए जाने पर सड़कों पर हैं। रावलपिंडी शहर के जरिए इस्लामाबाद का मुहासरा किए हुए हैं और इस सिलसिले को आज 3 रोज गुजर चुके हैं। मुख्तलिफ मकामात पर जारी मुजाहिरों की वजह से मरी रोड, पीर बधाई मोड़, गुलजार कायद, ओल्ड एयरपोर्ट रोड, सरायकाल चौक, टैक्सिला और रिता शाह चौक, मरगला, मोटरवे M2 इस्लामाबाद लाहौर टोल प्लाजा के करीब से बंद किए गए हैं, जिसकी वजह से रोजमर्रा के मामूलात जिंदगी के लिए जुड़वा शहरों के वकीलों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज अवाम उनके लॉन्ग मार्च की वजह से शदीद परेशान है, जिसका इजहार भी किया जा रहा है। पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने इस लॉन्ग मार्च को मुस्तरद कर दिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड रिसर्च IPOR के सर्वे के मुताबिक 59% पाकिस्तानियों ने PTI का लॉन्ग मार्च मुस्तरद, जबकि 32% ने इसकी हिमायत की है। 54% ने PTI को मशवरा दिया है कि सड़क पर एहतजाज की बजाय कौमी असम्बली जाकर मसाइल हल कराएं। सर्वे में 38% ने कहा है कि लॉन्ग मार्च से कुछ हासिल नहीं होगा, जबकि 35% ने मार्च से मकासद हासिल होने का कहा है। माजी में PDM को भी अवाम ने एहतजाज की बजाय कौमी मशवरा दिया था और चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी अपने दौरे हुकूमत में इस जलाओ घेराव के साथ इसको सियासत को सख्ती से मुस्तरद करते रहे हैं, लेकिन आज वो खुद ही इस अमल को दोहरा रहे हैं जिसको माजी में वो बुरा समझते रहे। माजी में खुद इमरान खान इस बारे में क्या कहते रहे, जरा वो भी आपके सामने रखता है। कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर आपको पसंद नहीं आए, यानी ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इनके कहने के मुताबिक, इनकी मनपसंदी के मुताबिक फैसला नहीं करता, तो इसका मतलब ये फैसला ही नहीं मानते। इसका मतलब सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे। यानी कोई मुल्क चल सकता है ऐसे, और इसका नुकसान किसको है? हमारे पाकिस्तानियों को, अवाम को नुकसान है, गरीब लोगों को नुकसान है। सड़कें बंद कर रहे हैं, लोगों की रोजगार जा रहा है। अब मुल्क में जारी सियासी कशीदगी को खत्म करने का हल क्या है, ये वो सवाल है जो हर जानिब से पूछा जा रहा है। इस सियासी कशीदगी को हल करने के लिए भी हुकूमत को मुख्तलिफ मशवरे दिए जा रहे हैं।
आज दी न्यूज़ में सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की एक स्टोरी शाया हुई जिसमें वो बताते हैं कि अगरचे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि वो रवा माह के आखिर में रिटायर हो रहे हैं और उन्हें ओहदे में कोई तौसीब भी नहीं चाहिए है, लेकिन इसके बावजूद कुछ अनासिर ऐसे भी हैं जो लंदन और इस्लामाबाद में बैठी नून लीग की क़यादत को मशवरा दे रहे हैं कि इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक मौजूदा आर्मी चीफ को ओहदे पर काम करने दिया जाए। यह अनासिर हुकूमत से तवक्को कर रहे हैं कि जनरल बाजवा को ओहदे पर काम करते रहने के लिए कायल किया जाए। उन्होंने ज़राए के हवाले से यह भी दावा किया कि आर्मी चीफ ने चंद हफ्ते कबल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान फौजी कमांडर्स को अपने रिटायर होने के हवाले से भी, उस प्लान के हवाले से भी एतमाद में लिया था। बाद में आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म से बात की थी और उन्हें अपने फैसले से आगाह किया था। इमरान खान मुतालबा करते रहे हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ नए इंतखाबात और उनके नतीजे में आने वाली नई हुकूमत की तश्कील तक अपने ओहदे पर काम करते रहें। इमरान खान की राय है कि मुस्तकबिल की नई हुकूमत नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करे। वो समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत और मौजूदा वज़ीर आज़म को फौज में आला तरीन ओहदों पर तकर्रुरी का कोई इख्तियार नहीं है। अंसार अब्बासी मजीद कहते हैं कि मंगल को लाहौर में अपनी जमान पार्क की रिहाइशगाह पर सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान भी इमरान खान से सवाल किया गया कि जनरल बाजवा को तौसीब मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि यह $1 बिलियन क्वेश्चन है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म और नून लीग की क़यादत के साथ करीबी ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन जो मशवरा दे रहे हैं वो इमरान खान के मुतालबात के मुताबिक है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और उनकी पार्टी क़यादत को दिया जाने वाला मशवरा ये है कि मौजूदा आर्मी चीफ को ओहदे पर काम करते रहने के लिए कायल किया जाए, हुकूमत और कौमी असम्बली को तहलील किया जाए और अबूरी हुकूमत के लिए राह हमवार की जाए जो 6 से 7 माह तक सियासत और मईशत के इस्तेहकाम करती रहे। बाद में इलेक्शंस होंगे और नून लीग के पास इलेक्शन में खेलने के लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो मौजूद होगा। ताहम नून लीग ने इन ऑप्शंस को मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान मौजूदा हुकूमत को हटाने और नए इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं का इसरार है कि हुकूमत मुद्दत मुकम्मल करे और आइंदा इंतखाबात नवंबर 2023 में कराए जाए। इमरान खान नहीं चाहते कि मौजूदा आर्मी चीफ रिटायर हो जाए, बल्कि वो ये चाहते हैं कि वो ओहदे पर नई मुंतखब हुकूमत के आने तक काम करते रहें। मौजूदा आर्मी चीफ के साथ अपनी बातचीत के बाद वज़ीर आज़म आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से रवा माह के दौरान ही तयशुदा तरीक़ाकार पर अमल के लिए तैयार है। इमरान खान नहीं चाहते कि मौजूदा हुकूमत नया आर्मी चीफ मुकर्रर करे। वज़ीर आज़म और हुक्मरान इत्तेहाद की जमातों की राय है कि इस ओहदे पर तकर्रुर वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है और ये तकर्रुरियाँ आइन और कानून के मुताबिक की जाएँ। इमरान खान और उनकी पार्टी की जो अंदरूनी बातचीत है उसके मुताबिक ये लोग आइंदा साल के वस्त तक इंतखाबात के लिए तैयार हैं, जबकि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और हुक्मरान इत्तेहाद के दीगर रहनुमा मिड टर्म इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। अब इस मसले का हल क्या है, बातचीत क्या हो रही है, बिहाइंड द सीन क्या बातें हो रही हैं, किस तरह कायल किया जाएगा दोनों तरफ के फरीकैन को, बात करेंगे इस वक्त सीनियर सियासतदान और मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम एजाजुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज इमरान खान के आप इत्तेहादी शेख रशीद ने भी अपने ट्विटर स्टेटमेंट के अंदर ये कहा है कि एक हिकमत अमली के तहत इस मार्च को तवील किया जा रहा है, यानी रावलपिंडी पहुंचना और इमरान खान का वहां से क़यादत कर रहे हैं, ये सब कुछ हिकमत अमली के तहत हो रहा है। तो मार्च को तूल देने के पीछे क्या हिकमत अमली कार फरमा दिखाई देती है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, शेख रशीद और हम इकट्ठे रहे हैं बहुत साल, बल्कि सियासत मुझसे पहले उन्होंने शुरू की थी। 1985 से मैं 88 के बाद सियासत में आया हूँ। शेख रशीद की कभी किसी बात को प्रेडिक्ट करना एक बड़ा मुश्किल काम है और उनका काम ही ये है कि वो एक पॉलिटिकल कुछ ना कुछ मूव करते रहें और ख़बरों में ज़िंदा रहें। तो ये जो उन्होंने कहा है ताख़ीर जो है वो बनाइए, तो शुरू से जब से लॉन्ग मार्च शुरू हुई है, देखें जब लॉन्ग मार्च होती है तो कराची से इस्लामाबाद लोग 2 दिन में 2.5 दिन में पहुँच जाते हैं। तो ये तो ऑन पर्पस ये देखा गया था कि जो है वो एक सर्टेन पीरियड के लिए होगी, डेली रात को ख़त्म होगी, दिन में शुरू होगी। तो अब भी खान साहब, तो जो मैं लास्ट उनसे मेरी हॉस्पिटल में मुलाकात हुई है, डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया था कि कम से कम 4 हफ्ते लगेंगे आपको, जबकि आप नॉर्मल वॉक शुरू कर देंगे। ये तो उनकी हिम्मत है कि उन्होंने कहा कि मैं अगले 10, 12, 14 दिनों तक ठीक हो जाऊँगा। तो जब तक वो ठीक ही नहीं होते, लाजमी बात है लॉन्ग मार्च जो है वो रेंगते और रोज़ाना 2 घंटे 3 घंटे करके फिर अगले दिन शुरू करके तो उसी टाइम पे वहाँ लेके जाएंगे जब तक उनका एक टांग जो है वो सही हो जाए और चलने के काबिल हो जाए, या फिर वहाँ पहुँचने के काबिल हो जाए बगैर किसी दर्द के। एजाजुल हक साहब, ये लॉन्ग मार्च है, ये शॉर्ट मार्च है, ये तो कल से रिज्यूम हो रहा है, लेकिन इमरान खान साहब फिजिकली मौजूद नहीं होंगे। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जल्द अज जल्द वो सेहतियाब होकर दोबारा से ज्वाइन भी कर ले अपने लोगों को, प्रैक्टिकली भी फील्ड में हो, कारकुनान के दरमियान हो। लेकिन रावलपिंडी पहुँचना, और जब वो पहुंच रहे होंगे तो अब आप हुस्न इत्तफाक कह लें या कुछ भी है, मौका ऐसा होगा
कि नवंबर का तकरीबन कोई सेकंड लास्ट वीक शुरू हो चुका होगा और नवंबर तो खासा अहम है और फिर मकाम भी रावलपिंडी है कि वो कह रहे हैं रावलपिंडी से आके लीड करूंगा। और शेख रशीद ने अपने बयान के अंदर ये भी कहा है कि रावलपिंडी में होने वाली मुलाकातें और लंदन में होने वाली मुलाकातें, ये फाइनल राउंड शुरू हो गया है। तो ये रावलपिंडी में मुलाकातें हों, वो बेशक वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का हवाला दे रहे हों, या लंदन में क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से मुलाकात करने जा रहे हैं, मरियम बीबी भी बैठेंगी, तो ये मुलाकातें किस कदर अहम होंगी? देखें, रावलपिंडी में तो जो मीटिंग हुई है कमांडर्स की, तो एक रूटीन है, वो हर माह कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन ये लंदन में जो मीटिंग होने वाली है वो बड़ी अहम है। मेरे ख्याल में यहाँ से कुछ कन्वे हुआ शहबाज शरीफ को, जो अब वहाँ जा गए होंगे इजाज़त लेने के लिए या बताने के लिए कि जी हम क्या करें अब आगे, क्योंकि वो तो बंद गली में दाखिल हो चुके हैं ना, और उन्होंने कोई ना कोई रास्ता तो निकालना है। तो अब हर टर्मी के बजाय मेरे ख्याल में अगर वो इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें ना, ये जो डेडलॉक है इस वक्त मुल्क के अंदर, जिससे कि हमारे तमाम अदारे, क्या मैं समझता हूँ तमाम मईशत हमारी, एक्सपोर्ट्स, डॉलर, रुपी, हर चीज़ जो है मुतासर हो रही है। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी एक कन्फ्यूजन का इस वक्त हालात के अंदर हैं। तो एजाजुल हक साहब, आपकी दानिश में क्या पैगाम लेकर गए होंगे शहबाज शरीफ साहब नवाज साहब के लिए? देखिए, एक दो चीज़ें हैं जो बड़ी अहम है, उन्होंने डिस्कस करनी होगी। यहाँ पर उनको कुछ तो कन्वे हुआ होगा जो वो गए हैं बात करने के लिए, और जो कंफर्टेबल नहीं थे वो, क्योंकि उन्होंने वो तरीका अपनाया हुआ है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने आखिरी दिनों में किया था ना। मैं मतलब उनके उससे नहीं कह रहा कि जब मुज़ाकरात वगैरह हो रहे थे तो वो बातचीत करते करते उठकर तो उन्होंने एक दौरा कर दिया था शुरू। शहबाज शरीफ साहब भी यही करते हैं कि कभी सऊदी अरेबिया से आते हैं, चाइना चले जाते हैं, चाइना से आते हैं नॉर्वे चले जाते हैं, वहाँ से फिर लंदन चले जाते हैं। तो मुल्क कौन चला रहा है इस वक्त, ये तो पता ही नहीं लग रहा। तो चाहिए ये है कि मतलब इसका कोई सोल्यूशन निकालें, और मेरा ख्याल है कि अगले, जो मैंने कहा भी है कि चंद हफ्तों के अंदर अंदर इनको कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। देखिए, उस वक्त तो चले मुज़ाकरात हो रहे थे, आज तो मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे हुकूमत के इमरान खान के साथ, अपोजिशन के साथ बराह रास्त। तो आज क्या क्या पैगाम, मतलब बंद गली में शहबाज शरीफ कैसे हैं? वो तो डटे हुए हैं कि इलेक्शन उन्होंने वक्त पर कराने हैं, अपॉइंटमेंट का मामला है वो तो ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन जो भी है, जो उनका इस्तेहकाक है वो इस्तेमाल करेंगे। तो फिर वो बंद गली में कैसे हैं और किसका पैगाम आपकी नज़र में लेकर जा सकते हैं? ये एक फेस सेविंग है, मैं समझता हूँ कि ये कहना जी कि हम तो बिल्कुल हमें परवाह नहीं है। तो मैंने कहा ना, इसीलिए तो दौरे करते फिर रहे हैं कि हुकूमत बड़ी कंफर्टेबल है, हमें तो फिक्र ही कोई नहीं है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, और बीच में से चाहे जान जो है वो गले में अटकी हो। तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के लिए बेहतर है कि अगर दोनों जमातें जो हैं वो ये समझें कि इस मसले का हमने हल निकालना है, चाहे इलेक्शन जल्दी करवा के निकाल लें या कोई इंटरम गवर्नमेंट की बातचीत करके निकाल लें। शहबाज शरीफ किस लिए गए हैं ये तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन लाजमी बात है कि ये महीना बड़ा अहम है, लॉन्ग मार्च हो रहा है, कुछ और बातें हैं इस महीने में। तो लाजमी बात है, कुछ फ़ोन पे आजकल तो सब घबरा गए हैं बात करने से, तो उन्होंने कहा होगा कि वहाँ जाकर बैठ कर ही आमने सामने बात करूँ। तो कुछ इजाज़त लेने के लिए गए होंगे, मेरा ख्याल है। सर कुछ समझाए ना कि इजाजत किस चीज की? लेट्स बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये महीना इसलिए अहम है कि इस महीने में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ओहदे की मियाद खत्म हो रही है, वो रिटायर होने जा रहे हैं। मतलब ये इसलिए अहम नहीं है कि इंटरिम सेटअप बन रहा है या असम्बलियाँ डिसॉल्व होने जा रही हैं। नवंबर की जो इंपॉर्टेंस है, ये सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है, वो सिर्फ इसी वजह से है। तो इसमें क्या पेशरफ्त हुई है सर? देखिए, आर्मी चीफ की तैनाती का कोई सियासतदानों के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही सियासतदानों के साथ होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, और नाम जो है वो जाएंगे 3 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, और उन नामों के अंदर जनरल कमर जावेद बाजवा का एक बड़ा अहम रोल होगा उसकी डिस्कशन में, उन नामों को भेजने में और उन नामों के आगे बातचीत करने में कि उसको आगे किस तरह लेके चलना है। और कुछ ना कुछ बात उन्होंने अभी तक वज़ीर आज़म से शायद कर ही ली हो, जो भी करना है आगे 29 नवंबर के बाद। तो हो सकता है कि उसी लिए वो गए हों वहाँ पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है वो बाहर बैठकर चाह रहे ये हैं कि मुल्क जो है वो मेरे कहने पर चले। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें कि बड़ी अजीबोगरीब बात सबको लगी कि इमरान खान साहब का पोस्टमार्टम जो है वो क्यों नहीं करवाया अभी, तो पोस्टमार्टम भी करवाना चाहिए। तो उनको यही नहीं पता था कि पोस्टमार्टम किसका होता है और मेडिकल चेकअप कैसे। वो मेरा ख्याल वो तहरीक इंसाफ के कारकुन मौज़म की बात कर रहे होंगे कि पोस्टमार्टम होना चाहिए था।
मुझे इजाज़ुल हक साहब, देखिए आज सीनियर साफ़ी अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी पब्लिश हुई है द न्यूज़ के अंदर, और वो ये कहते हैं कि नून लीग यानी हुकूमत के कुछ करीबी हल्के उनको ये मशवरा दे रहे हैं, कुछ ख़ास एलिमेंट्स हैं कि आप जनरल कमर जावेद बाजवा को कन्विंस करें कि जाने की बातें अब जाने दो। आपके पास भी कोई ऐसी इतलात है कि ऐसा हो रहा है? क्योंकि इमरान खान साहब को भी ये बड़ा सूट इनकी करता है। कोई माजी के अंदर भी इन्होंने बहुत सी ऐसी खबरें दी थी, मेरे बड़े अच्छे, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ जब वो लिखते हैं, लेकिन बहुत सी बड़ी कंट्रोवर्सीज उन्होंने खड़ी की माजी के अंदर, जहाँ पर वो जज को फिर आगे जाकर माफ़ी मांगनी पड़ी। क्या नाम था उनका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अब। ये इन्हीं की स्टोरी थी पाकिस्तान के अंदर, राना शमीम साहब, पाकिस्तान शमीम साहब के जो आग लगी थी वो इन्हीं की स्टोरी थी। अब पता नहीं कहाँ से उन्होंने ली थी। मौजूदा सूरत हाल में भी अब क्या उन्होंने कहना है कि जाने दो, क्या ना जाने दो। मेरा ख्याल है कि इस वक्त सबकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मौजूदा डेडलॉक का हल कैसे निकालना है। कुछ बातें बाहर आई हैं जो अंदर की हैं कि कुछ कन्वे भी हुआ है मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज को कि इसका कोई रास्ता निकालने की कोशिश है। और सर वो समझाए ना कि क्या कन्वे हुआ है, आप वो बता नहीं रहे कि क्या कन्वे हुआ है। आपके पास कोई खबर है लेकिन आप शायद रिलक्टेंट है, हेजिटेंट है कि वो क्या है। देखें, दो ही चीजें ना, मतलब कि क्या डिमांड क्या है इस वक्त पीटीआई की, क्या डिमांड है जिसकी वजह से मतलब मुल्क स्टैंड स्टिल पे है। एक तो ये है ना कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि एक प्रोविजन ऐसी बनानी चाहिए जिसमें जनरल बाजवा जो है वो कंटिन्यू करे, ऑल्दो वो चाहते नहीं है ऐसा, और उन्होंने कहा भी, कॉर्प्स कमांडर की मीटिंग के अंदर भी कहा, और एक सिक्योरिटी समिट के अंदर इस्लामाबाद के अंदर भी वो कह चुके हैं बड़ा कैटेगोरिकली। इवन वो अमेरिका के अंदर भी, पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा है। लेकिन इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि कोई ऐसी प्रोविजन निकाली जानी चाहिए, तो आपको लगता है कि ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ना ही इमरान खान का ये सोच है। एक दफा उन्होंने ये कह दिया, वो बात हो चुकी है, प्रोविजन मौजूद है। ये नहीं कि प्रोविजन है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर मौजूद है। नहीं, उन्होंने भी ज़बान पार्क में सहाफियों से बात करते हुए भी कहा, जब उनसे ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा ये $1 बिलियन क्वेश्चन है कि वो रुकेंगे या जाएंगे। तो लाजिम बात है, आप भी यही कहेंगे, मैं भी यही कहूंगा कि ये $1 बिलियन, $बिलियन तो नहीं कहूंगा, $1 मिलियन क्वेश्चन जरूर है। तो इस पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई तवज्जो देनी चाहिए, ना इमरान खान साहब को, ना हमें, ना आपको, ना किसी को, क्योंकि ये जो होना है वो तो होना ही है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाजी के अंदर भी माशाल्लाह 5 आर्मी चीफ लगा के 5 के 5 से झगड़ा हो चुका है इनका। अब ये लगाने से इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, ये इंस्टीट्यूशन है। मैंने इन सबको ये समझाया है, नवाज शरीफ साहब को भी यही बात मैं कहता रहा जब तक के 12 अक्टूबर 1999 नहीं आ गया। उससे एक माह पहले उनको बार बार मैंने ये कहा था कि देखें, ये जो आपके जो इख्तिलाफात पैदा किए हुए आपने इनको दूर करें, वरना ये इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर कोई नहीं होता कि एक इंडिविजुअल के साथ आप लड़ रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि मैं तो जी अफराद के खिलाफ हूँ। जिस तरह इन्होंने शुरू की थी एक कैंपेन मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने और उनकी बेटी ने, कि हम तो जी फौज के खिलाफ नहीं और आज उससे डबल इंटेंसिटी से इमरान खान साहब कर रहे हैं इजाजुल हक साहब। तो मुझे सिर्फ लास्टली ये बताइएगा सर कि इसको डिफ्यूज करने का, हल करने का, डेडलॉक को तोड़ने का क्या जो है हल हो सकता है इस वक्त, और आप क्या प्रपोज कर रहे हैं? अब जो पॉलिटिकल क़यादत है वो क्या करे? हल इसका एक ही है कि इलेक्शन जो है वो 3-4 माह पहले कर दें, ईद के बाद इंटरम गवर्नमेंट ले आए, या मौजूदा सूरत हाल में दोनों पार्टीज को एक साइड पे करके एक इंटरम ले आए, जुडिशरी के साथ बात करके आप नवंबर 2023 में इलेक्शंस करवा दें, और जब तक एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट है उसको चलाएं आप। अगर इसी तरह ये लगे रहे आपस में तो मुझे नहीं लगता कि जमहूरियत को हम की कुछ खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया इजाजुल हक साहब, सीनियर सियासतदान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह इजाजुल हक हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक बड़ी क्विक शॉर्ट ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। कल मंगल के रोज अमेरिका के ऐवान ज़ेरी यानी कांग्रेस की तमाम 435 नशस्तों और ऐवान बाला यानी सेनेट की 1/3 यानी 35 नशस्तों पर इंतखाबात हुए, जिसके बाद अमेरिका के वस्त मुद्दती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है। इब्तदाई नताइज के तहत ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बरतरी हासिल है। अमरीकी इंतखाबात अमरीकी कौम की समत के साथ साथ व्हाइट हाउस में बरसरे इक़्तिदार शख्स और पार्टी की किस्मत पर भी बहुत ज़्यादा असर डालेंगे।
अमेरिका में पोलिंग से पहले ही 4.5 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी शहरियों ने डाक या मेल इन बजरिया ईमेल वोट डाले थे। डेमोक्रेट्स बाएं जानिब झुकाव रखने वाले मुतादिद रियासतों में रिपब्लिकन उम्मीदवारों को शिकस्त देने में कामयाब हो गए हैं। ताहम इन इलाकों के नताइज का इंतजार है जो कांग्रेस में अक्सरियत और जो बाइडन की सदारत के बारे में फैसला कुन साबित हो सकते हैं। अमेरिकी सेनेट में डेमोक्रेट्स को 41 नशस्तों पर बर्तरी जबकि रिपब्लिकन्स को 40 नशस्तों पर बर्तरी हासिल हो गई, जबकि मजमूई बर्तरी के लिए 50 नशस्तें जरूरी हैं। खबर रसाई इदारे एसोसिएटेड प्रेस AP के मुताबिक तारीखी एतबार से लिबरल होने के बावजूद मैसाचुसेट्स, मैरीलैंड और इलिनॉय जैसी रियासतों ने माजी में एतदाल पसंद रिपब्लिकन गवर्नर्स का इंतखाब किया, लेकिन इस साल इन रियासतों में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत याफ्ता रिपब्लिकन्स ज्यादा पीछे दिखाई दिया और एक साल में फतह आसानी से डेमोक्रेट्स के हवाले कर दी गई, जो दूसरी सूरत में डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए मुश्किल साबित हो सकती थी। मैसाचुसेट्स और मैरीलैंड में तारीखी तौर पर पहली मरतबा कुछ नया हुआ है। डेमोक्रेट्स मुराहिलिया एलानिया में ये तौर पर पहली हम जिन्स परस्त शख्सियत है और मैसाचुसेट्स की पहली खातून गवर्नर बन गई हैं और मैरीलैंड के पहले सियाफाम गवर्नर्स भी मुंतखब हो गए, जबकि इलिनॉय के मौजूदा गवर्नर JP बर्न्स को ओहदे पर बरकरार रखा है। रियासत फ्लोरिडा जो कभी एक अहम बैटल ग्राउंड रियासत हुआ करती थी, वहाँ रिपब्लिकन्स के कदम मुसलसल मजबूत हुए हैं और विंडी साइड्स दूसरी मरतबा गवर्नर मुंतखब हो गए हैं। अब इन इंतखाबात को जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं इनको बाइडन के खिलाफ एक रेफरेंडम के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि बाइडन को बहुत सारे मुश्किलात और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। जहाँ इकोनॉमिक बैटल ग्राउंड के ऊपर इकोनॉमिक फील्ड में बहुत चैलेंजेस हैं, मजबूत अफराते ज़र है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही है, तारीखी इंटरेस्ट रेट भी अमेरिका ने देखा है। वहीं इन इंतखाबात के नताइज यकीनन ट्रंप के लिए वाइट हाउस में वापसी की राह भी हमवार कर सकते हैं कि हतमी तौर पर क्या नताइज सामने आते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।